साथियों नमस्कार। आज हम अपने राजनीति विज्ञान विषय में इकाई 4 का पाठ दूसरा पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल, वायु, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पहाड़, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, नदियाँ, वृक्ष, झील, जीव जंतु, चट्टानें, खनिज पदार्थ, जलवायु, मौसम इत्यादि ये सारे हैं। ये सभी पर्यावरण और प्रकृति के संसाधन हैं, पहलू हैं, जिसका अध्ययन हमें इस पाठ में करने को मिलेगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है, भूमि हमारी माता है, पुत्रो अहम पृथ्व्या, हम सब उसके इस पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। ऐसा मानवीय जीवन में हम धारण करते हुए पर्यावरण के साथ मनुष्य का आपसी जो संबंध है वो बनाने का प्रयास वर्षों से मनुष्य करता आ रहा है। और मनुष्य का जो जीवन है वो प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात मनुष्य का अस्तित्व बनाने के लिए और बना रहने के लिए प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति के अंदर प्रकृति को माँ कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी को भी, जो भूमंडल है पूरा ब्रह्मांड में है, जो जीवों का पालन पोषण करती है, उस पृथ्वी माँ को भी माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए जिनको हम माँ का दर्जा दिया है तो उनका नैतिक रूप से हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उनका संरक्षण करें। और भारतीय समाज के अंदर तो अनादिकाल से ही प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण के लिए ऐसा बताया हुआ है और ऐसा अपने जीवन में सभी धारण करते हैं। प्रकृति से सभी प्रेम करते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी के अंदर भी पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ संरक्षण की भूमिका निभाने का और एक सामाजिक महत्व बताते हुए परिस्थिति के साथ जोड़ा गया है। आगे के अध्ययन में हम पर्यावरण का भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं तो 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, उसमें सबसे पुराना कौन से हैं? ऋग्वेद है, जिसमें सबसे अधिक मनुष्य और उसके पर्यावरण को महत्व को बताया गया है, महत्व दिया गया है। इस वेद के अंदर जल, वायु, पृथ्वी को देवता के समान माना गया है। पहाड़ यानी पृथ्वी का अर्थ मतलब पृथ्वी पर स्थित सभी पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, झील, वृक्ष, जीव जंतु, चट्टानें, खनिज पदार्थ, जलवायु, मौसम आदि से संबंध है। पृथ्वी का संबंध किससे बताया है? पृथ्वी पर स्थित सभी प्रकार के जो पर्वत, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, जलवायु, मौसम इत्यादि जो होते हैं, उन सब का इस पृथ्वी के साथ संबंध जोड़ा है। स्थलीय खंड को भूमि अर्थात सर्वव्यापी मातृभूमि माँ के समान माना गया है और मनुष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार की जो चीज़ें हमें ये माँ प्रदान करती है, पृथ्वी माँ प्रदान करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों और वनों के महत्व की अनुभूति की थी, जिसी के कारण उन्होंने उनको वृक्षों और वनों को अपने धर्म के साथ सम्मिलित करके मनुष्य को अपने जीवन में उनका संरक्षण करने पर बल उन्होंने दिया था। हम इसमें देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया। तो ऋषि मुनियों ने वनों और महत्व को उनका महत्व बताते हुए उनका संरक्षण करने के लिए अपने ऋग्वेद में वर्णन किया। साथ ही उन्होंने अनेक पौधे, वृक्ष, वन्य जीव जंतु, मनुष्य जीव जंतु कितने उपयोगी हैं, इसे ऋग्वेदियों के ज्ञानियों के ज्ञान के रूप में हमारे सामने रखा। और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी औषधि के रूप में तथा कुछ धार्मिक अवस्था की दृष्टि से हमारे लिए जो उपयोगी है, उसका उदाहरण पीपल, तुलसी, बिलो, ढाक, प्लास, ध्रुवा, कुश, ये जितने भी
पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों का धार्मिकता के साथ जोड़कर और बताया है। इन सभी का हम पूजन इत्यादि, पूजा पाठ के इत्यादि में हम इनका उपयोग करते हैं और उनका धर्म के साथ महत्व को जोड़ा है, ऐसा अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया है। आगे देखते हैं तो महान अर्थशास्त्री चाणक्य, उन्होंने साम्राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर बताया है। यानी उन्होंने कहा है कि यदि साम्राज्य को बनाए रखना है और अच्छा बनाए रखना है, स्थिर बनाए रखना है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा और पर्यावरण के स्वच्छता पर ही और साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य की स्थिरता बनी रह सकती है। वैदिक युग में नदियों के देवत्व वाला जो स्वरूप है वो हमारे समक्ष रखा और एक प्रचलित दोहा भी है संस्कृत के अंदर, श्लोक है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये हैं, यानी गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये जो सभी हैं वो जल के स्रोत हमेशा हमारे निकट रहे। नदी मात्र के प्रति जो हमारी आत्मीयता है वो आज भी सुरक्षित रहे और इसी कारण से कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने भी जो गंगा नदी है उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अलग से उन्होंने एक मंत्रालय बनाकर और इसका गठन किया है। हमारे राष्ट्रगीत के अंदर भी हम देखते हैं कि पृथ्वी को माँ मानकर और उनकी वंदना की गई है। हम बोलते भी हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार का हम श्लोक अपने राष्ट्रगीत के अंदर भी हम सब बोलते हैं। इसी तरह यजुर्वेद में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी देवताओं के समान इंद्र, सूर्य, नदी, पर्वत, आकाश, उषा, जल, इन सभी का आदर करने की बात कही गई है। और उनमें भी एक प्रचलित श्लोक जो चलता है वो है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसो देवता, बृहस्पति देवता, रुद्र देवता, आदित्य मरुतो देवता, विश्व देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता, वरुणो देवता। ये इस प्रकार का सभी को देवताओं के समान माना गया है और इनका धर्म के अंदर पूजन और आदर किया गया है। इस प्रकार से ये एक विशेष रूप से प्रकृति के साथ जो अपना मानवीय संबंध है भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको दर्शाया गया है। जैन धर्म के अंदर भी हम देखते हैं तो अहिंसा को परम धर्म मानते हुए जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। जैन धर्म के अंदर भी परम धर्म को मानते हुए जीव संरक्षण का एक महत्व बताया है। राजस्थान के अंदर जो विश्नोई समाज है, इस विश्नोई समाज में भी उन्होंने 20 और 9 यानी 29 सूत्र को मानते हुए ये भी प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति का संरक्षण हो इसके लिए इन्होंने बहुमूल्य ये 29 नियम बनाए। और उसके संदर्भ में एक ऐतिहासिक घटना भी है जो 21 सितंबर 1730 राजस्थान के खेजड़ली गांव, जोधपुर के निकट है ये खेजड़ली गांव में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति ये कहते हुए दे दी थी कि हमारे सिर के बदले वृक्ष जीवित रहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। अर्थात इस घटना से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति के अंदर अपने हृदय के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर पर्यावरण के प्रति कितना संरक्षण था, कितना भाव था, महत्व था, जो उन्होंने अपने इन भावों को प्रकट किया, उन्होंने महत्व को प्रकट किया और अपनी जान को भी उन्होंने दे दी है। इस तरह से भारतीय संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण के प्रति जो विशेष जो मानवीय संबंध है मनुष्य का पर्यावरण के प्रति, इसका प्रकटीकरण यहाँ पर हुआ है। अब आगे आता है
पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ये इस प्रकार का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता कहाँ दिखाई देती है। तो बताते हैं कि वर्तमान में मनुष्य हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता रहता है, वह हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन वह प्रतिदिन वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो उन्नति करके इस प्रगति के युग में जहाँ एक और विकास चाहता है, वही दूसरी ओर वह पर्यावरण का भी प्रदूषण करता जा रहा है, वह उसको भी पर्यावरण को भी कष्ट पहुंचाता जा रहा है। और ये विकास जो है वो विकास की गति है जो कष्टकारी सिद्ध हो रही है। इस कारण से क्या होता है, तो इस कारण से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जीवों के संबंधों में कमी हो रही है। यानी जो जीव जंतु हम देखते थे तो वो कई ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो चुके हैं। औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, गांव खाली हो रहे हैं, तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार हो रहा है, यानी तकनीकी क्षेत्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में और विस्तार होता जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रही है, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाली रेडियोधर्मी ईंधन की राख जो हानिकारक है वो बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी संरक्षण आवश्यक क्यों है, तो ये इतने प्रकार के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। आज विकास की ओर हमने मुख किया है तो विकास भी कष्टकारी सिद्ध होता जा रहा है और विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। और इन हानिकारक प्रभावों से हमें मुक्त होना है और इनसे लड़ना है, तो हमें पर्यावरण को का संरक्षण करना आवश्यक है। बता रहे हैं आगे कि प्रकृति जब तक मनुष्य का साथ दे पाएगी, अर्थात ये इतने प्रकार के जो विनाश जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रकृति कब तक हमारा साथ देगी ये अनुमान लगाना बहुत कठिन हो गया है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि धरती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द हम सुनते हैं, आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में ये ग्लोबल वार्मिंग है। एक और दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और दुनिया की आबादी बढ़ने के कारण से कृषि योग्य जो भूमि है वह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कम होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, कृषि भूमि को भी और वहाँ बेचकर वहाँ पर कुछ नए नए धंधे स्थापित हो रहे हैं। इस कारण से एक और आबादी बढ़ रही है, दूसरी ओर जो कृषि योग्य भूमि है वो भी कम होती जा रही है। और इस कारण से जो भूमि आसपास की है जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, वहाँ की जो मृदा है वो उसकी भी उर्वरा शक्ति जो होती है, यानी उत्पादन की जो शक्ति होती है वो कम होती जा रही है। पशुओं और चारागाहों के लिए कमी होती जा रही है। पशुओं के जो चारागाह होते थे, हम देखते थे गाँव के अंदर बहुत अत्यधिक क्षेत्र जो ऐसा होता था जो केवल पशुओं के चारागाह के लिए होता था, उसमें कमी होती जा रही है। उसके कारण से दूध का उत्पादन भी कम होता जा रहा है और कृषि के उत्पादन से और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न का उपलब्ध करा पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये भी एक तरह से सरकार के समक्ष चुनौती के रूप में है कि वह कैसे इस पर पार पाएंगे। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो आवश्यक उपलब्ध होने चाहिए सामग्री वह भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है 2016 के अंदर, उसमें कहा गया है कि विकासशील देश जो हैं उन विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होता। 1 अरब 20 करोड़ ऐसी जनता है जिसको स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी ऐसी है जो साफ सुविधा से वंचित है, साफ सुविधा से भी वंचित हैं। और इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चे हैं ऐसे हैं जो मौत के शिकार भी हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि विश्व के 97% जो जल है वो महासागर और समुद्रों में खारे जल के रूप में विद्यमान हो गया है। यानी मात्र 3% जल रहा है जो हमारे उपयोग के लिए रहा है। 97% जो जल है वो केवल महासागरों और समुद्रों के अंदर जो खारा जल है उसके रूप में रह गया है। इस तरह से ये हमारे सामने एक विकट समस्या और सरकार के सामने भी एक विकट समस्या आ रही है
जिसके कारण से उसमें कैसे पार पाया जा सकता है, इसका विशेष ध्यान करना होगा। यही एक प्रकृति का एक मानवीय संबंध, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रकृति का जो महत्व और प्रकृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखें, याद करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रश्न और हैं आपके सामने, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए इनको। वो छोटे प्रश्न हैं, लेकिन केवल 12th कक्षा ही नहीं, हमारे आगे प्रतियोगिता परीक्षा जो हम तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।